नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। प्यारे बच्चों, आज के इस विशेष सेशन में आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं यूपी जीके और कंप्यूटर की प्रैक्टिस सेट नंबर 34 की। आप लगातार हमारे साथ कंप्यूटर और यूपी जीके की प्रैक्टिस कर रहे हैं, जिसमें बहुत सारे पीवाईक्यूज और एमसीक्यूज होते हैं जो आपकी परीक्षा में आने की संभावना रखते हैं और विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास होती है। यहाँ से आपका यूपी जीके और कंप्यूटर का जो 35 नंबर का सेक्शन है यूपी ट्रिपल एससी की सभी मेंस परीक्षाओं का, वो कवर करते हैं आप। तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल पढ़ना है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि प्रश्न यहीं से आएगा। पढ़ते रहेंगे आप मेरे साथ तो आपको यकीन आएगा। रही बात आज के इस सेशन की पीडीएफ की, तो स्क्रीन पर आपको एक व्हाट्सएप नंबर दिख रहा होगा, जहां पर आप हमें मैसेज करके हमारे साथ जुड़ सकते हैं और एक से एक बेहतरीन पीडीएफ्स का लाभ उठा सकते हैं, जो आपकी परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण हो सकती है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये बेहतरीन सेशन। शुरुआत करते हैं कंप्यूटर से और पहला प्रश्न है आपका, कंप्यूटर आर्किटेक्चर के संदर्भ में एक माइक्रो प्रोसेसर को सामान्यतः कंप्यूटर का क्या कहा जाता है? आउटपुट डिवाइस, इनपुट डिवाइस, मस्तिष्क, सेकेंडरी मेमोरी या इनमें से कोई नहीं? बताइएगा। कंप्यूटर आर्किटेक्चर के संदर्भ में एक माइक्रो प्रोसेसर को सामान्यतः कंप्यूटर का क्या कहा जाता है? तो इसे कहा जाता है मस्तिष्क। माइक्रो प्रोसेसर को कंप्यूटर का मस्तिष्क कहा जाता है। ये कंप्यूटर की सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के रूप में कार्य करता है, जो सभी अंकगणितीय और तार्किक संचालन को नियंत्रित करता है। एसएससी सीजीएल 2025 में पूछा गया प्रश्न है। अगला प्रश्न है आपका कि स्नैपड्रैगन, एटम, टेग्रा, हीलियो और एक्सियोनॉस में क्या समानता है? ये सभी मोबाइल प्रोसेसर हैं, ये सभी नए एंटीवायरस सॉफ्टवेयर हैं, ये सभी लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम के संस्करण हैं, ये सभी सुपर कंप्यूटर के नाम हैं। तो सही उत्तर है आपका ऑप्शन ए, ये सभी मोबाइल प्रोसेसर हैं। स्नैपड्रैगन कॉलकॉम द्वारा बनाया गया है, एटम इंटेल द्वारा बनाया गया है, टेग्रा नाइवीडिया द्वारा बनाया गया है और हीलियो मीडियाटेक द्वारा बनाया गया है। एक्सनॉस ये सैमसंग द्वारा बनाया गया है। सभी मोबाइल प्रोसेसर के लोकप्रिय ब्रांड है। इनका उपयोग मुख्य रूप से स्मार्टफोन, टैबलेट और अन्य पोर्टेबल स्मार्ट डिवाइस में किया जाता है। अगला प्रश्न है आपका कि एक पाइपलाइन प्रोसेसर आर्किटेक्चर में वह स्थिति क्या है कहलाती है जब अगला निर्देश निष्पादित नहीं किया जा सकता है, क्योंकि उसे पिछले निर्देशों के परिणाम की आवश्यकता होती है? प्रश्न एक बार फिर से सुनिए। एक पाइपलाइन प्रोसेसर आर्किटेक्चर में वह स्थिति क्या कहलाती है जब अगला निर्देश निष्पादित नहीं किया जा सकता है, क्योंकि उसे पिछले निर्देश के परिणाम की आवश्यकता होती है? स्ट्रक्चरल हजार्ड, कंट्रोल हजार्ड, डेटा हजार्ड, ब्रांच डिले या इनमें से कोई नहीं? तो यहां पर जो सही उत्तर है आपका वो ऑप्शन सी है, डेटा हजार्ड। पाइपलाइनिंग में डेटा हजार्ड तब उत्पन्न होता है जब एक निर्देश को डेटा की आवश्यकता होती है जो अभी तक पिछले निर्देश द्वारा उत्पन्न नहीं किया गया है। स्ट्रक्चरल हजार्ड तब होता है जब हार्डवेयर संसाधन अपर्याप्त होते हैं और कंट्रोल हजार्ड या ब्रांच हजार्ड तब होता है जब जंप या ब्रांच निर्देशों के कारण पाइपलाइन में बाधा आती है। अगला प्रश्न है आपका कि निम्नलिखित में से कौन सी स्टोरेज डिवाइस सीधे सीपीयू सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के साथ इंटरैक्ट करती है? तो यहां पर जो सही उत्तर है आपका वो है ऑप्शन सी, रैम या प्राइमरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी विशेष रूप से रैम, जिसे रैंडम एक्सेस मेमोरी कहते हैं, और कैश मेमोरी सीधे सीपीयू के साथ इंटरैक्ट करती है। सीपीयू सीधे सेकेंडरी मेमोरी जैसे हार्ड डिस्क, मैग्नेटिक टेप, सीडी तक नहीं पहुंच सकता है। डेटा को प्रोसेस करने से पहले हमेशा रैम में लोड किया जाना आवश्यक है। यह यूपीपीसीएल 2019 का प्रश्न है। अगला प्रश्न है आपका कि निम्नलिखित में से कौन सी इकाई सीपीयू की गति को दर्शाने के लिए एक मान्य इकाई नहीं है? बताइएगा, निम्नलिखित में से कौन सी इकाई सीपीयू की गति को दर्शाने के लिए एक मान्य इकाई नहीं है? इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, बाइट। बाइट डेटा स्टोरेज की इकाई है, ना कि प्रोसेसिंग की। सीपीयू की गति को मापने के लिए सामान्यतः हर्ट्ज, मेगा हर्ट्ज, गीगा हर्ट्ज होता है। मेप्स यानी कि मिलियन इंस्ट्रक्शन पर सेकेंड और फ्लॉप्स, फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशन पर सेकेंड का उपयोग किया जाता है। सुपर कंप्यूटर की गति मुख्य रूप से फ्लॉप्स में मापी जाती है, ये पेटा फ्लॉप्स तक मापी जाती है। अगला प्रश्न है आपका कि कैश मेमोरी मैपिंग के संदर्भ में डायरेक्ट मैपिंग की सबसे बड़ी कमी क्या है, जिसके कारण थ्रेसिंग की समस्या उत्पन्न हो सकती है? तो सही उत्तर है आपका यहां पर ऑप्शन सी, एक ही कैश लाइन के लिए कई मेन मेमोरी ब्लॉक्स के बीच संघर्ष। डायरेक्ट मैपिंग में मुख्य मेमोरी का प्रत्येक ब्लॉक कैश मेमोरी की केवल
एक निश्चित लाइन में ही मैप हो सकता है। यदि सीपीयू बार बार उन ब्लॉक्स की मांग करता है जो एक ही कैश लाइन में मैप होते हैं, तो वे एक दूसरे को लगातार हटाते रहते हैं। इसे थ्रैशिंग कहा जाता है। इस समस्या को दूर करने के लिए एसोसिएटिव मैपिंग का उपयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है आपका कि कंप्यूटर सिस्टम में प्रयुक्त यूएसबी का पूर्ण रूप क्या होता है? तो इसका पूर्ण रूप होता है यूनिवर्सल सीरियल बस। प्रश्न बहुत आसान लगता है, लेकिन बार बार परीक्षाओं में रिपीट होने वाला ये प्रश्न है। यह एक प्लग एंड प्ले इंटरफेस है जो कंप्यूटर को विभिन्न बाहरी यानी कि एक्सटर्नल डिवाइस जैसे कीबोर्ड, माउस, प्रिंटर, पेन ड्राइव के साथ संचार करने की अनुमति देता है। यूपीपीएससी एपीएस 2023 में पूछा गया था। अगला प्रश्न है आपका कि मेमोरी लोकेशन को निर्दिष्ट करने के लिए किस प्रकार के बस का उपयोग किया जाता है? तो इसका जो सही उत्तर है आपका ऑप्शन सी है, एड्रेस बस का। माइक्रो प्रोसेसर मेमोरी लोकेशन की पहचान करने के लिए एड्रेस बस का उपयोग करता है। डेटा बस के माध्यम से वास्तविक डेटा ट्रांसफर होता है, जबकि कंट्रोल बस विभिन्न कमांड और सिग्नल प्रसारित करता है। एनबीएस पीजीटी 2019 में पूछा गया प्रश्न है। अगला प्रश्न है आपका कि जिस गति से कंप्यूटर में किसी निर्देश को निष्पादन होता है उसे क्या कहते हैं? बताइएगा। जिस गति से कंप्यूटर में किसी इंस्ट्रक्शन का एक्सक्यूजन होता है या किसी निर्देश का निष्पादन होता है उसे क्या कहा जाता है? तो उसे कहा जाता है क्लॉक स्पीड। कंप्यूटर में निर्देशों के निष्पादन की गति को क्लॉक स्पीड कहा जाता है। इसे मेगाहर्ट्ज या गीगाहर्ट्ज में मापा जाता है। क्लॉक स्पीड जितनी अधिक होती है, प्रोसेसर उतनी ही तेजी से निर्देशों को संसाधित करेगा। एसएससी सीजीएल टायर 2 2025 में पूछा गया प्रश्न है। अगला प्रश्न है आपका कि यूनिक्स या लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम की फाइल प्रणाली में आई नोड या इंडेक्स नोड डेटा संरचना में फाइल के बारे में निम्नलिखित में से कौन सी जानकारी संग्रहित नहीं होती है? तो सही उत्तर है आपका ऑप्शन बी, फाइल का नाम। आई नोड या इंडेक्स नोड लिनक्स यूनिक्स में एक डेटा स्ट्रक्चर है जो फाइल का सारा मेटा डेटा रखता है। आई नोड में फाइल का आकार, अनुमतियां, स्वामित्व और डिस्क ब्लॉक के पॉइंटर्स होते हैं, परंतु फाइल का नाम आई नोड में नहीं होता है। ये निर्देशिका डेटा स्ट्रक्चर में संग्रहित होते हैं जो फाइल नाम को आई नोड नंबर से मैप करता है। अगला प्रश्न है आपका कि किसी भी कंप्यूटर सिस्टम में सीपीयू सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के 3 मुख्य घटक कौन कौन से होते हैं? तो बहुत आसानी से आप ये उत्तर दे पाएंगे। अगर नहीं दे पा रहे हैं तो थोड़ा ध्यान देने की आवश्यकता है। सही उत्तर है आपका ऑप्शन बी, कंट्रोल यूनिट यानी कि सीयू, एएलयू यानी कि अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट और मेमोरी, विशेषकर रजिस्टर्स और कैश मेमोरी। एक सीपीयू के मुख्य रूप से 3 घटक होते हैं, एएलयू अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, कंट्रोल यूनिट सीयू और मेमोरी यानी कि रजिस्टर्स। एएलयू गणितीय गणनाएं करता है, सीयू संचालन को नियंत्रित करता है और रजिस्टर्स अस्थायी रूप से डेटा को स्टोर करते हैं। आरआरबी एनटीपीसी 2021 का प्रश्न है। अगला प्रश्न है आपका कि कंप्यूटर मदरबोर्ड पर ग्राफिक्स कार्ड को जोड़ने के लिए मुख्य रूप से किस स्लॉट का उपयोग किया जाता है? तो यहां पर जो स्लॉट प्रयोग किया जाता है वो है एजीपी स्लॉट। एजीपी यानी कि एक्सीलरेटेड ग्राफिक्स पोर्ट या पीसीआईई, पेरिफेरल कंपोनेंट इंटरकनेक्ट एक्सप्रेस स्लॉट का उपयोग किया जाता है। एजीपी स्लॉट विशेष रूप से वीडियो कार्ड और 3D ग्राफिक्स कार्ड को सिस्टम मेमोरी से उच्च गति पर कनेक्ट करने के लिए डिजाइन किया गया है। यूपीपीसीएल परीक्षा 2021 में पूछा गया प्रश्न है। अगला प्रश्न है आपका कि कंप्यूटर की कौन सी विशेषता उसके लचीले व्यवहार को दर्शाती है जिससे वह विभिन्न प्रकार के कार्यों को समान सटीकता और दक्षता के साथ कर सकता है? तो सही उत्तर है आपका यहाँ पर ऑप्शन डी, वर्सेटिलिटी या बहुमुखी प्रतिभा। वर्सेटिलिटी का अर्थ है बहुमुखी प्रतिभा। यह कंप्यूटर की एक विशेषता है जो उसे एक ही समय में या क्रमिक रूप से कई अलग अलग प्रकार के कार्य जैसे टाइपिंग, गाने सुनना, गेम खेलना करने में सक्षम बनाती है। डिजिलेंस का अर्थ है बिना थके लंबे समय तक काम करने की क्षमता। एएचसी आरओ 2016 और यूपीपीसीएल में पूछा गया ये प्रश्न है। अगला प्रश्न है आपका कि निम्नलिखित में से कौन सा सीपीयू रजिस्टर निष्पादित होने वाले अगले निर्देश का पता रखता है? तो इसका सही उत्तर है आपका ऑप्शन सी, प्रोग्राम काउंटर पीसी। प्रोग्राम काउंटर एक बहुत ही महत्वपूर्ण रजिस्टर है जो मेमोरी में उस अगले निर्देश को एड्रेस स्टोर करता है जिसे सीपीयू द्वारा निष्पादित किया जाना है। इंस्ट्रक्शन रजिस्टर वर्तमान में निष्पादित हो रहे निर्देश को रखता है। बीपीएससी में पूछा गया यह प्रश्न है।
अगला प्रश्न है आपका कि नेटवर्किंग के टीसीपी आईपी मॉडल में ट्रांसपोर्ट लेयर पर फ्लो कंट्रोल और कंजेक्शन कंट्रोल को प्रबंधित करने के लिए टीसीपी द्वारा मुख्य रूप से किस तंत्र का उपयोग किया जाता है? तो यहां पर जो सही उत्तर है आपका वो है ऑप्शन ए, स्लाइडिंग विंडो प्रोटोकॉल। टीसीपी यानी कि ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल विश्वसनीय डेटा संचार के लिए स्लाइडिंग विंडो प्रोटोकॉल का उपयोग करता है। यह फ्लो कंट्रोल सुनिश्चित करता है कि तेज सेंडर किसी धीमे रिसीवर को डेटा से ओवरफ्लो ना कर दे। सीएसएमए सीडी का उपयोग डेटा लिंक लेयर पर ईथरनेट में कोलिजन टक्कर का पता लगाने के लिए किया जाता है। अगला प्रश्न है आपका कि उत्तर प्रदेश में जलवायु परिवर्तन के प्रभावों विशेषकर कृषि क्षेत्र में के प्रति कौन सा कृषि जलवायु क्षेत्र सबसे अधिक संवेदनशील है? तो इसका जो सही उत्तर है आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, बुंदेलखंड क्षेत्र। उत्तर प्रदेश में बुंदेलखंड क्षेत्र जलवायु परिवर्तन के प्रभावों विशेषकर कृषि के प्रति सबसे अधिक संवेदनशील है। इसके प्रमुख कारण हैं अनियमित वर्षा, गंभीर जल संकट, मिट्टी का कटाव और तापमान में अत्यधिक वृद्धि। यूपीपीएससी आरओ री एग्जाम 2025 में पूछा गया नवीनतम प्रश्न है। अगला प्रश्न है आपका कि कोपेन और थार्नथवेट के जलवायु वर्गीकरण तथा भौगोलिक विशेषताओं के आधार पर उत्तर प्रदेश की समग्र जलवायु मुख्य रूप से किस प्रकार की है? तो सही उत्तर है आपका ऑप्शन सी, उष्णकटिबंधीय मानसूनी। उत्तर प्रदेश की जलवायु मुख्य रूप से उष्णकटिबंधीय मानसूनी प्रकार की है। राज्य में वर्षा का अधिकांश भाग दक्षिणी पश्चिमी मानसून से प्राप्त होता है, जो मुख्य रूप से जून से सितंबर के बीच सक्रिय रहता है। यूपीपीएससी ऑडिटर एंड असिस्टेंट अकाउंटेंट 2025 का यह प्रश्न है। अगला प्रश्न है आपका कि उत्तर प्रदेश में पाई जाने वाली राकर मिट्टी के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? बताइएगा। उत्तर प्रदेश में पाई जाने वाली राकर मिट्टी के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? और सही उत्तर है आपका यहां पर ऑप्शन सी, यहां तिल और चने जैसी फसलें उगाई जाती हैं। राकर मिट्टी उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र के पहाड़ी और पठारी इलाकों के ढालू क्षेत्रों में पाई जाने वाली लाल मिट्टी का एक प्रकार है। यह मिट्टी बहुत उपजाऊ नहीं होती है, लेकिन इसमें तिल, चना और ज्वार जैसी खरीफ फसलें उगाई जाती हैं। बुंदेलखंड की अन्य मिट्टी के प्रकारों में काबर, मार और पड़वा शामिल है। अगला प्रश्न है आपका कि ऊपरी गंगा मैदानी कृषि जलवायु क्षेत्र के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह क्षेत्र मध्य और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में विस्तृत है। इस क्षेत्र में सिंचाई सघनता 130% से अधिक और फसल सघनता 140% है। तो उपयुक्त में से कौन से कथन सही है आपसे पूछा गया है, और सही उत्तर है आपका यहाँ पर ऑप्शन सी, 1 और 2 दोनों। ऊपरी गंगा का मैदानी कृषि जलवायु क्षेत्र केंद्रीय और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में विस्तृत है। इस क्षेत्र में नहरों और ट्यूबवेल के जाल के कारण सिंचाई सघनता 130% से अधिक तथा फसल सघनता 140% है। यहाँ मुख्य रूप से गेहूं, गन्ना, चावल, मक्का और तिलहन की सघन खेती की जाती है। यूपीपीएससी प्री 2024 में पूछा गया यह प्रश्न है। अगला प्रश्न है आपका कि उत्तर प्रदेश का कछुआ वन्यजीव अभ्यारण्य देश का पहला मीठे पानी का कछुआ अभ्यारण्य है। यह किस जिले में स्थित है? तो यहां पर जो सही उत्तर है आपका वो हो जाएगा ऑप्शन ए, वाराणसी। उत्तर प्रदेश का कछुआ वन्यजीव अभ्यारण्य वाराणसी जिले में गंगा नदी से 7 किलोमीटर के विस्तार रामदास नगर से मालवीय ब्रिज तक स्थित है। इसे 21 दिसंबर 1989 को घोषित किया गया था और यह देश का पहला मीठे पानी के कछुओं का अभ्यारण्य है। इन कछुओं को गंगा नदी के प्रदूषण मुक्त करने, विशेषकर अधजले मानव शवों के जैविक निपटान के लिए नदी में छोड़ा गया था। यूपीपीएससी जूनियर असिस्टेंट 2025 की परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है। अगला प्रश्न है आपका कि उत्तर प्रदेश में घड़ियाल के संरक्षण प्रयासों के लिए निम्नलिखित में से कौन सा अभ्यारण्य सबसे अधिक प्रसिद्ध है? तो सही उत्तर है आपका ऑप्शन सी, राष्ट्रीय चंबल अभ्यारण्य। गंभीर रूप से लुप्तप्राय घड़ियालों के संरक्षण के लिए राष्ट्रीय चंबल अभ्यारण्य सबसे प्रसिद्ध है। यह अभ्यारण्य उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और राजस्थान की सीमाओं पर चंबल नदी के किनारे स्थित एक त्रिराज्य संरक्षित क्षेत्र है। घड़ियालों के अलावा यहां डॉल्फिन और दुर्लभ कछुओं का भी संरक्षण किया जाता है। यूपीपीएससी असिस्टेंट अकाउंटेंट परीक्षा 2025 में पूछा गया प्रश्न है। अगला प्रश्न है आपका कि हाल ही में गोंडा जिले में वन विभाग ने निम्नलिखित में से किस नदी पर एक नया कछुआ संरक्षण रिजर्व, टर्टल कंजर्वेशन रिजर्व स्थापित करने की योजना बनाई है? तो यह नदी है सरयू या सरजू। उत्तर प्रदेश के गोंडा जिले में वन विभाग द्वारा सरजू नदी पर
कछुआ संरक्षण रिजर्व स्थापित करने की महत्वपूर्ण योजना बनाई गई है। यह उत्तर प्रदेश का पहला समर्पित कछुआ संरक्षण रिजर्व होगा। सरयू नदी घाघरा की सहायक में कछुओं की कई दुर्लभ और लुप्तप्राय प्रजातियां पाई जाती हैं। यूपी ट्रिपल असिस्टेंट अकाउंटेंट 2025 का यह प्रश्न है। अगला प्रश्न है आपका कि उत्तर प्रदेश में स्थित किसी वन्यजीव अभयारण्य का नाम एक नदी के नाम पर रखा गया है जिसका शाब्दिक अर्थ चंद्रमा की चमक होता है। बताइएगा, उत्तर प्रदेश में स्थित किस वन्यजीव अभयारण्य का नाम एक नदी के नाम पर रखा गया है जिसका शाब्दिक अर्थ चंद्रमा की चमक होता है? और सही उत्तर है आपका ऑप्शन डी, चंद्रप्रभा वन्यजीव अभयारण्य। चंदौली जिले में स्थित चंद्रप्रभा वन्यजीव अभयारण्य का नाम चंद्रप्रभा नदी के नाम पर रखा गया है जिसका अर्थ है चंद्रमा की चमक। यह उत्तर प्रदेश का सबसे पुराना वन्यजीव अभयारण्य है जिसकी स्थापना 1957 में एशियाई शेरों के संरक्षण के लिए की गई थी। यह अभयारण्य विंध्य पर्वतमाला में स्थित है और यहाँ राजदारी तथा देवदरी जैसे मनमोहक जलप्रपात स्थित हैं। यूपी ट्रिपल मंडी सचिव ग्रेड 2 2025 में पूछा गया प्रश्न है। अगला प्रश्न है आपका कि उत्तर प्रदेश के भौगोलिक परिदृश्य के संदर्भ में राज्य को कितने मुख्य कृषि जलवायु क्षेत्रों में विभाजित किया गया है? तो सही उत्तर है आपका ऑप्शन सी, 9। मृदा प्रकार, वर्षा, तापमान और जल तथा मानव संसाधनों के आधार पर उत्तर प्रदेश को 9 कृषि जलवायु क्षेत्रों में विभाजित किया गया है। ये 9 क्षेत्र हैं: भाबर एवं तराई क्षेत्र, पश्चिमी मैदान, मध्य पश्चिमी मैदान, दक्षिणी पश्चिमी समशुष्क मैदान, मध्य मैदान, बुंदेलखंड क्षेत्र, उत्तरी पूर्वी मैदान और पूर्वी मैदान और बिंद क्षेत्र। जबकि संपूर्ण भारत को योजना आयोग द्वारा 15 कृषि जलवायु क्षेत्रों में बांटा गया था। तो इनके नाम याद रखिएगा, कभी कभी परीक्षा में पूछ लिए जाते हैं। भाबर एवं तराई क्षेत्र, पश्चिमी मैदान, मध्य पश्चिमी मैदान, दक्षिणी पश्चिमी समशुष्क मैदान, मध्य मैदान, बुंदेलखंड क्षेत्र, उत्तरी पूर्वी मैदान और पूर्वी मैदान और बिंद क्षेत्र। उत्तर प्रदेश में बुंदेलखंड आर्थिक क्षेत्र के अंतर्गत कितने जिले शामिल हैं? तो यहां पर जो जिले शामिल हैं उनकी संख्या है 7। आर्थिक विकास के दृष्टिकोण से उत्तर प्रदेश को 4 आर्थिक क्षेत्रों पूर्वी, पश्चिमी, केंद्रीय और बुंदेलखंड में बांटा गया है। बुंदेलखंड आर्थिक क्षेत्र में कुल 7 जिले शामिल हैं: झांसी, ललितपुर, जालौन, हमीरपुर, महोबा, बांदा और चित्रकूट। इस क्षेत्र का पुराना और प्राचीन नाम जेजाक भुक्ति है जो चंदेल शासकों के काल में प्रसिद्ध था। अगला प्रश्न है आपका कि उत्तर प्रदेश की सीमा देश के अधिकतम राज्यों को स्पर्श करती है। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य उन 8 राज्यों की सूची में शामिल नहीं है जो यूपी की सीमा से लगते हैं? तो यहां पर जो सही उत्तर है आपका वो हो जाएगा ऑप्शन सी, ओडिशा। उत्तर प्रदेश की भौगोलिक सीमा भारत के 8 राज्यों और 1 केंद्र शासित प्रदेश को स्पर्श करती है। ये 8 राज्य हैं: उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड और बिहार। ओडिशा उत्तर प्रदेश की सीमा को स्पर्श नहीं करता है। यूपी की सबसे लंबी सीमा मध्य प्रदेश के साथ 11 जिलों और सबसे छोटी सीमा हिमाचल प्रदेश केवल सहारनपुर के साथ लगती है। अगला प्रश्न है आपका कि वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश के किस जिले में अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या का प्रतिशत राज्य में सर्वाधिक है? तो उस जिले का नाम है सोनभद्र। सी ऑप्शन आपका सही है। 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश में अनुसूचित जनजाति यानी एसटी की सर्वाधिक संख्या और प्रतिशत दोनों में सोनभद्र जिले में निवास करती है। सोनभद्र के बाद दूसरा स्थान बलिया का है। राज्य के बागपत जिले में अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या सबसे कम यानी कि न्यूनतम है। उत्तर प्रदेश की कुल जनसंख्या एसटी का प्रतिशत मात्र 0.6% है। अगला प्रश्न है आपका कि आधुनिक भारतीय इतिहास में प्रसिद्ध कानपुर षड्यंत्र केस का संबंध मुख्य रूप से किस आंदोलन विचारधारा से था? तो यहां पर जो सही उत्तर है आपका वो ऑप्शन बी हो जाएगा, भारत में साम्यवादी आंदोलन से। 1924 का कानपुर बोल्शेविक षड्यंत्र केस ब्रिटिश सरकार द्वारा भारत में उभरते हुए साम्यवादी आंदोलन को कुचलने का एक प्रयास था। इस केस में एमएन रॉय, मुजफ्फर अहमद, एस.ए. डांगे, शौकत उस्मानी और नलिनी गुप्ता जैसे प्रमुख कम्युनिस्ट नेताओं पर राजद्रोह का मुकदमा चलाया गया था। 1925 में कानपुर में ही भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी सीपीआई का औपचारिक रूप से गठन सत्यभक्त के प्रयासों से हुआ था। अगला प्रश्न है आपका कि उत्तर प्रदेश के लोक नृत्यों के संदर्भ में पाई डंडा नृत्य मुख्य रूप से किस क्षेत्र और किस समुदाय द्वारा किया जाता है? तो यह किया जाता है बुंदेलखंड क्षेत्र में अहीर या यादव समुदाय द्वारा।
पाई डंडा नृत्य बुंदेलखंड क्षेत्र के अहीर या यादव समुदाय द्वारा किया जाने वाला एक अत्यंत लोकप्रिय और ऊर्जावान लोक नृत्य है। यह नृत्य गुजरात के प्रसिद्ध डांडिया रास के समान होता है, जिसमें नर्तक छोटे छोटे डंडों को आपस में टकराते हुए नृत्य करते हैं। बुंदेलखंड के अन्य प्रसिद्ध लोक नृत्यों में राई, ख्याल और सैरा शामिल हैं। अगला प्रश्न है आपका कि उत्तर प्रदेश सरकार ने किस वर्ष से आधिकारिक तौर पर 24 जनवरी को उत्तर प्रदेश दिवस के रूप में मनाने की शुरुआत की है? तो सही उत्तर है आपका ऑप्शन सी, 2018। उत्तर प्रदेश सरकार ने पहली बार 24 जनवरी 2018 को आधिकारिक तौर पर उत्तर प्रदेश दिवस मनाया था। यह प्रस्ताव तत्कालीन राज्यपाल राम नाईक जी द्वारा दिया गया था। 24 जनवरी 1950 को ही यूनाइटेड प्रोविंस का नाम बदलकर उत्तर प्रदेश किया गया था। इसी दिन 24 जनवरी 2018 को राज्य की एक महत्वाकांक्षी योजना एक जिला एक उत्पाद योजना भी लॉन्च की गई थी। अगला प्रश्न है आपका कि उत्तर प्रदेश की नदी प्रणालियों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सी नदी विंध्यन प्रणाली की नदियों से संबंधित नहीं है? तो जो नदी विंध्यन प्रणाली से संबंधित नहीं है उसका पता करना है आपको, और वो नदी है आपकी ऑप्शन डी, हिंडन नदी। हिंडन नदी यमुना की एक महत्वपूर्ण सहायक नदी है, जिसका उद्गम सहारनपुर जिले में शिवालिक पहाड़ियों से होता है। यह विंध्यन प्रणाली की नदी नहीं है। दूसरी ओर केन, बेतवा, चंबल, टोंस नदियां दक्षिण के पठारी और विंध्यन पर्वतमाला से निकलकर उत्तर की ओर बहते हुए यमुना या गंगा में मिलती हैं। हिन्नन नदी के तट पर ही सिंधु घाटी सभ्यता का महत्वपूर्ण स्थल आलमगीरपुर, मेरठ स्थित है। अगला प्रश्न है आपका कि उत्तर प्रदेश की मध्यकालीन स्थापत्य कला के संदर्भ में आगरा स्थित इत्माद उद दौला का मकबरा के बारे में कौन सा कथन असत्य है? तो इसका जो सही उत्तर है आपका वो हो जाएगा ऑप्शन डी। इस इमारत का निर्माण सिकंदर लोदी के शासनकाल में पूर्ण हुआ, जो कि गलत है। बाकी तीन कथन आपके सत्य हैं। इसका निर्माण मुगल सम्राज्ञी नूरजहां ने अपने पिता की स्मृति से में करवाया था। यह भारत में पूर्ण रूप से सफेद संगमरमर से बनी पहली इमारत मानी जाती है। इस इमारत में पेट्रा ड्यूरा नामक जड़ाऊ कला का पहली बार व्यापक उपयोग किया गया था। कथन डी गलत है, क्योंकि आगरा के इत्माद उद दौला के मकबरे का निर्माण जहांगीर के शासनकाल के दौरान 1622 से 1628 नूरजहां ने करवाया था, सिकंदर लोदी ने नहीं। यह भारत की पहली इमारत है जो पूरी तरह से सफेद संगमरमर से बनी है और इसे बेबी ताज भी कहा जाता है। इसमें पहली बार पेट्रा ड्यूरा रंगीन पत्थरों को तराश कर संगमरमर में जड़ने की कला का बड़े पैमाने पर प्रयोग किया गया था। अगला प्रश्न है आपका कि उत्तर प्रदेश में जिलों के नाम परिवर्तन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा युग्म पुराना नाम नया परिवर्तित नाम सही सुमेलित नहीं है? तो यहां पर जो सही सुमेलित नहीं है वो है आपका ऑप्शन डी, काशीराम नगर अमरोहा। काशीराम नगर का नया और मूल नाम कासगंज है, अमरोहा नहीं है। अमरोहा का नाम मायावती सरकार द्वारा ज्योतिबा फूले नगर रखा गया था। 2012 में सत्ता परिवर्तन के बाद उत्तर प्रदेश सरकार ने 8 जिलों के नाम बहाल कर दिए थे, जिनमें रमाबाई नगर कानपुर देहात, पंचशील नगर हापुड़ और प्रबुद्ध नगर शामली शामिल थे। अगला प्रश्न है आपका कि उत्तर प्रदेश के प्रमुख लोक गीतों और सांस्कृतिक कला के संदर्भ में निम्नलिखित प्रसिद्ध आला लोकगीत मुख्य रूप से किस बोली में गाया जाता है और यह किस ऐतिहासिक कालखंड से संबंधित है? उत्तर प्रदेश के प्रमुख लोकगीतों और सांस्कृतिक कला के संदर्भ में प्रसिद्ध आला लोकगीत मुख्य रूप से किस बोली में गाया जाता है और ये किस ऐतिहासिक कालखंड से संबंधित है? तो ये गाया जाता है बुंदेली बोली में और ये 12वीं शताब्दी के परमर्द देव के काल का है। आला बुंदेलखंड क्षेत्र का एक अत्यंत लोकप्रिय और वीर रस प्रधान लोकगीत है जो मुख्य रूप से बुंदेली बोली में गाया जाता है। ये 12वीं शताब्दी के महोबा के चंदेल शासक परमाल या परमर्द देव के 2 वीर सेनापतियों आला और उदल की वीरता और युद्धों की कथा का वर्णन करता है। महोबा, झांसी और बांदा के क्षेत्रों में वर्षा ऋतु के दौरान इसे विशेष रूप से गाया जाता है। अगला प्रश्न है आपका कि उत्तर प्रदेश का एकमात्र वह जिला कौन सा है जिसकी सीमाएं किसी अन्य राज्य से या देश को नहीं छूती हैं, बल्कि वह चारों ओर से उत्तर प्रदेश के ही अन्य जिलों सीतापुर, फर्रुखाबाद, कन्नौज, खीरी, शाहजहांपुर, उन्नाव, लखनऊ से घिरा हुआ है। तो 7 जिलों से सीमा बना रहा है। ये कौन सा जिला है? यह है आपका हरदोई। उत्तर प्रदेश का हरदोई जिला एक अंतर्देशीय जिला है जो किसी अन्य राज्य या अंतर्राष्ट्रीय सीमा को स्पर्श नहीं करता है। इसके पूर्व में सीतापुर है, पश्चिम में फर्रुखाबाद और कन्नौज है, उत्तर में खीरी और शाहजहांपुर है और दक्षिण में उन्नाव व लखनऊ स्थित है। लोअर एग्जाम 2019 में पूछा गया प्रश्न था।
तो आज का सेशन यहीं कंप्लीट होता है। वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल पर नया है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि आज में आपके जो 35 प्रश्न थे आपको कैसे लगे और 35 में से आपके कितने प्रश्न सही हुए हैं। मुझे आपके कमेंट्स का इंतजार रहेगा। हमारा अच्छा कंटेंट और आपके अच्छे कमेंट, तो अच्छे कमेंट करते रहा करिए, सकारात्मक रहिए, पॉजिटिव रहिए। जैसे ही आप बातें करेंगे वैसे आप बनते चले जाएंगे, वैसा आपका जीवन बनता चला जाएगा। तो अपने आप को सकारात्मक रखिए, अच्छे कमेंट करिएगा और कमेंट बॉक्स में जब आप जाते हैं तो वहां पर वीडियो हाइप करने का ऑप्शन आता है, तो कृपया वीडियो हाइप भी कर दिया करिए और मेहनत करते रहिए। रही बात आज के सेशन की पीडीएफ की, तो स्क्रीन पर आपको व्हाट्सएप नंबर दिख रहा होगा जहां पर आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं और बेहतरीन सुव्यवस्थित नोट्स, पीवाईक्यूज, एमसीक्यूज, वन लाइनर्स का लाभ उठा सकते हैं। सभी क्वालिटी नोट्स आपको लगातार उपलब्ध करवाए जा रहे हैं और निरंतर उपलब्ध करवाए जाएंगे। तैयारी करते रहिए। जुड़ने के लिए आपको हमारे साथ स्क्रीन पर जो व्हाट्सएप नंबर दिख रहा है वहां पर अपने एग्जाम का नाम लिखना है और वहां के द्वारा आपको पूरा कंटेंट उपलब्ध हो जाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।